हैं कि जिनकी भी एज इस क्राइटेरिया में है, 2 जुलाई 2002 से लेकर के 2 जुलाई 2006 तक, इसके बीच में जो कोई भी लाई करता है वो सब इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए आपको इस चीज को पढ़ना पड़ेगा, आपको सेट्स को पढ़ना पड़ेगा, आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को पढ़ना पड़ेगा। गाइस वेलकम टू इन डेप्थ क्लासेस। एंड आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अबाउट एफकेट एग्जामिनेशन। इसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम को प्रिपेयर कैसे करना है, इसका सिलेबस क्या है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या इसकी कट ऑफ रहती है, रीसेंट ट्रेंड क्या था, एग्जाम के बारे में जितनी भी बातें हैं सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, शुरुआत इस तरीके से कर लेते हैं कि एफकेट का एग्जाम कब कब होता है। जो लोग अभी जिन्होंने तैयारी शुरू करनी है या सोच रहे हैं कि हमें इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहिए, तो उनके लिए एक छोटी सी बात है कि यार एफकेट का एग्जाम ना साल में 2 बार होता है। और एक बार तो ये फेब के मंथ में होता है और एक बार ये होता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के भी जो 3rd और 4th वीक होता है उसके अंदर ये होगा। अभी जैसे मई चल रहा है, मई के बाद मई एंड या स्टार्टिंग ऑफ जून में आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। आपके पास 60-70 डेज होंगे प्रिपरेशन के लिए, और एकदम से आपको पता भी नहीं चलेगा, टाइम इतनी जल्दी गायब हो जाएगा और एग्जाम आपको सिर पे दिखाई देगा। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए एज लिमिट जो है वो डिफरेंट है। अगर कोई हमसे पूछे कि एफकेट का पर्पस क्या है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये एयरफोर्स इसको कंडक्ट कराता है। अब एयरफोर्स के अंदर एंट्री और 2 एग्जाम से है, एक एग्जाम एनडीए है, दूसरा एग्जाम क्या है, सीडीएस है। वाया एनडीए पहले सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग जाते थे, अभी यहाँ पे फ्लाइंग प्लस ग्राउंड ड्यूटीज के लिए दोनों के लिए ही जा रहे हैं। और वाया सीडीएस सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग के लिए जाते हैं। अब बाकी जितनी भी ब्रांचेस बच गई वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉजिस्टिक्स है और इंजीनियरिंग की एंट्रीज हैं, उनके लिए सबके लिए क्या बचता है, एक एफकेट एग्जामिनेशन बचता है। एजुकेशन एंट्री है, वेपन सिस्टम है, सभी के लिए ये एफकेट एग्जाम अकेला बचता है। अब इस चीज को याद रखें कि सबसे पहले तो ये डिसाइड करना आपको बड़ा ही कंपलसरी है कि व्हाट यू वांट फ्रॉम द फोर्सेस। कि अगर आपको लंबे टाइम के लिए चीजों को प्रिपेयर करना है कि यार मेरे को 60-70 साल तक, जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता हूँ, मेरी एज नहीं होती, आई वांट टू गिव माय लाइफ टू डिफेंस फोर्सेस, देन आप ट्राई करें सीडीएस के लिए। भले ही एफकेट से भी परमानेंट एंट्रीज हैं, ऐसा नहीं है कि एफकेट से परमानेंट नहीं है, कुछ एक जगह पे परमानेंट चीजें भी एफकेट से हैं। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि वैकेंसीज फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन आर देयर। ज्यादा वैकेंसी किसकी निकल के आती है, हर बार शॉर्ट सर्विस कमीशन की भरमार वैकेंसीज आती हैं। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा भी हो कि सुन गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट दिस कि टूर ऑफ ड्यूटी इंडक्ट कर रहे हैं वो किसके अंदर, इन ऑफिसर एंट्री। तो हम किस तरफ चल पड़े हैं, यूएस बेस्ड मॉडल की तरफ चल पड़े हैं। अभी आपने नई एयरफोर्स की यूनिफॉर्म देखी होगी, वेरी सिमिलर टू एयरफोर्स ऑफ यूएसए। छोड़ते हैं उन बातों को, हम बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में। और सबसे पहले आप ये समझो कि यार इस एग्जाम से क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं कि जिनकी भी एज इस क्राइटेरिया में है, 2 जुलाई 2002 से लेकर के 2 जुलाई 2006 तक, इसके बीच में जो कोई भी लाई करता है वो सब इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई भी है तो भी आप ये मान के चलो कि यार आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, एफकेट के एग्जाम से जो एंट्रीज हैं वो फॉर फ्लाइंग है। फ्लाइंग के लिए जो एज लिमिट आपको एग्जामिनेशन में मिलेगी वो होगी 20 to 24, और यहाँ होती है 20 ईयर्स टू 26 ईयर्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कब मिलेगा, उसके लिए आपके पास होना चाहिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस। देन फिर है हमारे पास इसके अंदर ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी के अंदर दोनों है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल फॉर इंजीनियर, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। उसके अलावा अदर ब्रांचेस दे कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर हम किसकी बात करें ग्राउंड ड्यूटी में, सबसे पहले है वेपन सिस्टम। ये अभी नया नया कैडर स्टार्ट किया है एयरफोर्स ने, तीन तीन साल के आसपास हुआ है। तो इसकी वैकेंसीज अभी कम आएंगी, पर मेरी सलाह ये रहेगी कि जिसको भी ग्राउंड ड्यूटी जाना है, वेपन सिस्टम विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स। फिर है अकाउंट्स, एजुकेशन एंड मेट्रोलॉजी। अब इसकी स्कीम के ऊपर आते हैं। देखो, एग्जाम ने ना ये नहीं बताया कि इसके इतने क्वेश्चन पूछूंगा। टॉपिक्स उसने दे दिया कि भाई मैं 4 चीजों को टेस्ट करूंगा। सबसे पहले वो आपकी इंग्लिश टेस्ट करेगा, फिर जीएस है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है। क्वेश्चन आगे पीछे भी आ सकते हैं, कोई फिक्स पैटर्न है नहीं। उसने सिर्फ इतना बोला है कि 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में अभी ट्रेंड में ये चल रहा है। इससे पहले यहाँ पे 18 हो जाता था, इधर 32 हो जाता था, यहाँ पे 25 होता था, यहाँ भी 25 होता था, ऐसा था पहले।
कभी कुछ बढ़ जाता है, कभी कुछ बढ़ जाता है। जनरली इंग्लिश के अभी जो मिल रहे हैं वो 30 क्वेश्चन हमें मिलते हैं, जीएस के 25 क्वेश्चन हैं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन हैं एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं। अब इस एग्जाम में क्या है कि यार वेटेज जो है ना मैथ्स एंड रीजनिंग की ये थोड़ी ज्यादा है, नियरली 135 मार्क्स है। अब 135 मार्क्स है और आप कट ऑफ देखो, जो लास्ट टाइम की कट ऑफ है वो 121 है, उससे पहले 137 है, उससे पहले 141 है। तो कट ऑफ का ट्रेंड देखो जरा आप कि लगातार नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या है कि या तो टफनेस बढ़ रही है एग्जाम की, या फिर स्टूडेंट या कैंडिडेट जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो ऐसा है कि पढ़ तो रहे हो तुम लोग, जैसा तुमने बताया है अभी तक कि तुम बहुत तैयारी करते हो, बहुत मेहनती लोग हो। मान के चलते हैं कि एग्जाम का थोड़ा सा लेवल जो है वो चेंज हुआ है, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन वो पूछने लगा है। खासकर जब जीएस की बात आती है भाई, जीएस आप लोगों को पता ही नहीं होता कि कहाँ से आ रही है, किस तरीके से वो जीएस को पूछना चाहता है आपसे। थोड़ी सी बातें ना सिलेबस की करते हैं यार। सिलेबस को मैंने क्या किया है कि हर एक हिस्से को कि यहाँ से ये टॉपिक पूछा जाता है, उस तरीके से इसको डिवाइड किया है हमने। देखें जरा, ये है मैथ्स प्लस रीजनिंग। जो मैथ्स प्लस रीजनिंग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही पेपर पास कराएगा भाई। जिसका मैथ्स एंड रीजनिंग पे कमांड है एग्जाम पास है, कोई नहीं रोक रहा है। जीएस और इंग्लिश इसके बाद आप जितनी भी अटेम्प्ट करके आओगे, हर किसी से आप मेरिट में ऊपर जाने लगोगे। और जब मेरिट में ऊपर होगे तभी जो आपको चाहिए, किसी को फ्लाइंग चाहिए है यार, हो सकता है कि फ्लाइंग में नंबर ज्यादा नहीं रिक्वायर होते हैं, क्योंकि मेडिकली फिट फॉर फ्लाइंग बहुत कम लोग होते हैं। इवन एनडीए में 500 प्लस रैंक जो आर दोज हु आर मेडिकली फिट फॉर फ्लाइंग बहुत कम मिलते हैं। और जो 500 प्लस के ऊपर की रैंक वाला है वो भी ज्वाइन कर रहे हैं यार आजकल तो। देखो जरा, कुछ डिटेल चीजें हैं कि सबसे पहले है डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। नंबर सिस्टम है, नंबर सीरीज है, फिर आप डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। देन परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस है, ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम एरिया, पेरीमीटर क्लॉक, ये जनरल चीजें थी। ये इधर वाले को तुम कह सकते हो कि सर जनरली क्या है, पूरा का पूरा ये अर्थमेटिक है। जब इस तरफ आओगे तो तुम्हें एक एरिया मिलता है, एक पेरीमीटर मिलता है, एक क्लॉक मिलता है। क्लॉक यहाँ भी आता है, सीडीएस के एग्जाम में भी आता है, ये सारे टॉपिक सीडीएस के एग्जामिनेशन में भी आते हैं। यहाँ एक जो अलग से चीज आ रही है ना वो ये है, ये प्रोबेबिलिटी है। अब आप प्रोबेबिलिटी को ना अकेले नहीं पढ़ सकते, उसने खाली नाम दे दिया, उसने ये नहीं कहा कि मैं इस लेवल का पूछूंगा या मैं इतने क्वेश्चन पूछूंगा। और 2016 का किसी के पास अगर एग्जाम पेपर हो तो एक बार देखना कि अकेले बोट एंड स्ट्रीम के 6 क्वेश्चन थे उस साल। तो ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक से बराबर क्वेश्चन आएंगे, हमें नहीं पता कहाँ से क्या पूछ लेगा। तो हर एक टॉपिक को पढ़ना है। जब तक पूरा टॉपिक नहीं पढ़ोगे एक भी टॉपिक छोड़ मत जाना बस भाई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए आपको इस चीज को पढ़ना पड़ेगा, आपको सेट्स को पढ़ना पड़ेगा, आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को पढ़ना पड़ेगा भाई। अब मानो मत मानो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि भाई सब कुछ पढ़ के जाना, छोड़ के मत चले जाना बस। आगे देखो जरा, ये हमारा रीजनिंग का है। रीजनिंग में कुछ चीजें डिफिकल्ट कुछ नहीं है। नंबर सीरीज है, फिगर सीरीज है, इजी है। कोडिंग डिकोडिंग इजी है, ऑड वन आउट इजी है। रैंकिंग इमेजेस के क्वेश्चन है, वाटर इमेज, ये फिगर कंप्लीटेशन, एम्बेडेड फिगर। देखो जब जब डॉट सिचुएशन आया है वो 3 से 4 क्वेश्चन अपने साथ लेके आता है। इधर ये लॉजिकल वेन डायग्राम है, 3 से 4 क्वेश्चन लेके आता है। सिलोगिज्म का 1 से 2 क्वेश्चन आता है। पेपर फोल्डिंग, सिटिंग अरेंजमेंट इनके कम है पर हाँ आते हैं। डाइस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, कैलेंडर है, मिसिंग नंबर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं और यही सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है। देखो सिलेबस ना नोटिफिकेशन के अंदर नहीं मिलता है आपको पूरा। उसने नोटिफिकेशन में खाली क्या लिखा है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। मैंने पिछले 15 साल के पेपर उठाए, पेपरों को देख करके 2011 से लेकर के 25 तक के, उसको देख करके मैंने आपको ये टॉपिक्स बताए हैं। वो सारे के सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं जिनसे नियरली हर साल पेपर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसके बाद देखो जरा, ये है हमारा जीके का पोर्शन। पहले हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, इवेंट्स पढ़ने हैं आपको, इन सब की क्रोनोलॉजी पता हो कि किसके बाद क्या हुआ। फिर हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स हैं और इम्पोर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, किंगडम्स एंड देयर कैपिटल्स, किंग्स एंड देयर सक्सेसर, की किसके बाद कौन आया। नेशनल मूवमेंट आपको पता हो, कांग्रेस सेशन है, ट्राइबल मूवमेंट के लीडर्स आपको पता हो, सिविल अपराइजिंग, रिफॉर्म मूवमेंट्स, न्यूज़पेपर एडिटर्स एंड बुक्स। ये यहाँ वाले नहीं, अभी वाले नहीं, ये नेशनल मूवमेंट में, जैसे युगांतर पत्रिका किसने लिखी थी, इस टाइप के क्वेश्चंस। ज्योग्राफी के अंदर कुछ एक लोकेशंस पूछता है कि ये माउंटेन किधर है, प्लेटू किधर है, सी बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है, स्टेट नेबरिंग कंट्रीज।
रिवर और उनके ट्रिब्यूटरी सीधी सीधी पूछता है, डैम एंड प्रोजेक्ट से सीधा क्वेश्चन आता है। हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट क्लाइमेटोलॉजी का उसने कभी कभी पूछा है, एक बार ह्यूमिडिटी के ऊपर क्वेश्चन था, तो आप वो देख सकते हो। कंट्री एंड देयर कैपिटल्स, खासकर वो जो अभी करंट अफेयर्स में चल रही हैं। पॉलिटी के अंदर शेड्यूल आर्टिकल और फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी एंड डीपीएसपी, इनसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इकोनॉमी में ये तीन चीजें हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रिसेंट में किसी नई ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ डे सेलिब्रेट किया, कोई उसका थीम था, वो पढ़ लेना। फिर पॉलिसी रेट्स, जैसे आरबीआई ने रेट कट किया, फेडरल जो फेडरल रेट्स हैं यूएस के अंदर होते हैं फेडरल रेट्स, उसको पूछ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरल रेट्स, चार ऑप्शन दे देगा। स्टेटमेंट, पहले यहाँ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं आता था, अभी यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लगा है। देन बैंक्स ऑफ इंडिया के बारे में पूछ लेता है। बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, नेशनल पार्क, आईयू आईयूसीएन लिस्ट। आईयूसीएन लिस्ट में है कि ये इंडेंजर्ड है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इस तरीके की जो चीजें हैं स्पीसीज के ऊपर है। स्पोर्ट्स की बात करें, बेसिक टर्म्स, कप एंड टूर्नामेंट, अवार्ड, फेमस पर्सनैलिटीज, ये आपको पता हो सारी की सारी। जो रिसेंट में है उन पे ज्यादा ध्यान देना है। आप पीआईबी को फॉलो करो, या कुछ भी चीज जो थोड़ी न्यूज में आई, जो कहीं पे भी डिस्कशन का मुद्दा बनी, उन सारी चीजों को आपने पढ़ना है भाई। इसके बाद डिफेंस के अंदर वेपन है, मिसाइल सिस्टम सारे पढ़ने हैं भाई। तुम्हें यह भी पता हो कि हैमर बॉम्ब क्या है, स्कैल्प मिसाइल क्या है, नाग क्या है, टॉर्पिडोज कौन कौन से हैं इंडिया के पास, सब कुछ आपको पता हो। हेलीकॉप्टर्स एंड एयरक्राफ्ट्स के बारे में, कौन सा ट्विन इंजन है, कौन सा सिंगल इंजन है, कौन सी जनरेशन का है, किससे बनाया है, किससे खरीदा है, कितनी बार अपग्रेड हुआ है। फिर टैंक एंड ड्रोन है, रीसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ डीआरडीओ, जैसे अभी हमने वो लेजर टाइप की मशीन आपने देखी होगी, वो डीआरडीओ ने बनाई है, लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है वो। कमीशन एंड डी कमीशन, जो भी नई चीजें कमीशन हुई, जैसे इंडियन नेवी में कोई नई चीज कमीशन हुई, या कोई पुरानी चीज थी जिसको हमने डी कमीशन किया। साइंस से बड़े ही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन हुए, क्योंकि अब 30 क्वेश्चन हो, 25 क्वेश्चन हो गए हैं जीएस के। तो एक या दो क्वेश्चन जिसमें जनरल एवरीडे लाइफ की जो साइंस है वो जिसमें जिसके अंदर यूज हो रही है, वहां से क्वेश्चन बनता है। सॉल्ट से क्वेश्चन आया है, वो एसिड के यूजेस से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद करंट अफेयर की बात करें, वो आप रेगुलरली पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो भाई, रीडिंग करने की आदत आपको डालनी चाहिए। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी चीज को समझो कि यार ना, ईयरफोन हटा करके फिर पढ़ाई करो। ठीक है, क्योंकि जो भी आप म्यूजिक वगैरह सुनते हो, आप पहले ही खुश रहते हो, डोपामीन रिलीज होता रहता है, आपने मेहनत करना छोड़ दिया है। ठीक है, एसी में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ करना है नहीं, सारा दिन रील देखनी है बैठ करके। यार थोड़ा सा चीजों को स्विच करो, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, थोड़ा आप उसको स्विच करो। देखो, आर्ट एंड कल्चर से टेम्पल्स, टेम्पल्स कौन सा कहाँ है, किसने बनवाया है, और किस सेंचुरी में वो बना है, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको पता हो। ठीक है, यहाँ से भी एक बार एक क्वेश्चन आया है, पर एक आ सकता है तो आगे भी आ सकती हैं चीजें। इंग्लिश भाई, सबसे बड़ी दिक्कत इस एग्जाम की जो है, एक जनरल कैंडिडेट के लिए, जो एक नॉर्मल फैमिली से आता है, उसके लिए ये चीज दिक्कत है, उसके मार्क्स यहाँ कटते हैं। देखो, इसमें से ये कंप्रीहेंशन जो है, सेंटेंस कंप्लीटेशन है, फिलिंग ऑफ करेक्ट वर्ड है, क्लोज टेस्ट है, ठीक है, और रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंस है, ये सारी की सारी टोटली बेस्ड है रीडिंग सेक्शन पे। कोई इनकी प्रैक्टिस नहीं करता, कोई प्रैक्टिस नहीं करके जाता कंप्रीहेंशन की। भाई नंबर तो कटेंगे ना, तुम्हें उधर लगेगा कि बहुत बड़ा पैराग्राफ दे दिया, हमसे पढ़ा ही नहीं गया। भाई उसकी आदत डालो यार, उसकी प्रैक्टिस करो। हजार हजार वर्ड का पैराग्राफ पढ़ के फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, कि ताकि एक पेज पढ़ू दूसरा भूल जाए, दूसरा पढ़ू तो पहला भूल जाओगे। जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना, कोई प्रैक्टिस नहीं करता, कोई कहता रहे कि मैं करता हूं, नहीं करता भाई, कोई इनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बैठ करके सारी जनता इसका रट्टा मारती रहती है, इनको यूज करना कभी नहीं सीखा किसी ने। तो ध्यान दो यार, इनको यूज करना सीखो, शुरू करो यूज करना। और शॉर्टकट कुछ नहीं है एग्जाम का, ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा सारी चीजें। इवन जब एसएसबी जा रहे हो, टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी है, उधर कुछ नहीं है, उसका बहुत बड़ा हुआ है देश के अंदर कि एसएसबी जितना मुश्किल इंटरव्यू नहीं है। हाँ, जिसको नहीं पता है चीजें, जिसको नहीं पता है कि यार यहाँ गलती हो रही है, तू सुधार कैसे करे, उसके लिए तो दिक्कत है। जिसको पता है कि मेरे से कोई ये गलती है, मेरे को बताने वाले लोग हैं यार कि तुम यहाँ गलती कर रहे हो, उसके बाद अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर हमारी दिक्कत है वो।
उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि पेपर मुश्किल होता है, पेपर इजी होते हैं, सारा ही एग्जाम इजी है। देखो जो लोग पेपर सेट कर रहे हैं वो तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए सेट नहीं कर रहे हैं, वो किस लिए पेपर सेट करते हैं कि सिलेक्ट करने का तरीका है यार, वो सिलेक्शन के लिए बैठे हैं उधर, रिजेक्शन के लिए कोई नहीं बैठा है। तो इस चीज को आज से दिमाग में बिठा लो कि पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, चलो इसी के साथ इस वीडियो को ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट जो हम सेशन रखेंगे उस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 75 डेज में इस एग्जाम को क्रैक करना है तो उसको कैसे करना है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ 75 डे हार्ड चैलेंज। ठीक है, आप भी करो, हम भी करेंगे, हम गाइडेंस के लिए इधर खड़े हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट 75 डे हार्ड चैलेंज फॉर दिस एग्जाम, फॉर दिस एफकेट एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय भारत।